अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10th क्लास के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के तीसरे सबक कीमियाई तामुलात और मसावातें हैं। आज हम कीमियाई तामुल की शरह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने इस सबक में कीमियाई तामुलात को लिखने के उसूल उसको डिटेल में देखा। फिर दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करना यानी बैलेंस करने का तरीक़े को डिटेल्स में स्टडी किया। फिर उसके बाद तीसरे हिस्से में हमने कीमियाई तामुलात की क़िस्में कौन कौन सी हैं उनकी मिसालों के साथ उनको डिटेल में पढ़ा। अब इस चौथे हिस्से में हम कीमियाई तामुल की शरह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इससे आगे के पोर्शन की स्टडी करने वाले हैं। बताइए तो भला इस उन्वान के तहत आपसे ये जो 6 सवालात पूछे हुए हैं, सिर्फ हमको ये देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये तेज़ रफ्तार हैं या सुस्त रफ्तार हैं। ठीक है, तो पहला जो है रसोई गैस जलाते ही वो जल उठती है, ये तेज़ रफ्तार है। ठीक है, फिर लोहे की अशिया में जंग लगता है, ये सुस्त रफ्तार अमल है। तीसरा है चट्टानों की झीझ होकर मिट्टी बनती है, ये भी सुस्त रफ्तार अमल है। चौथा ग्लूकोज़ के महलूल में साजगार माहौल में ख़मीर ईस्ट मिलाने से अल्कोहल बनता है, ये भी सुस्त रफ्तार अमल है। पांचवा जो अमल है इम्तिहानी नली में हल्का या तुरशा लेकर खाने का सोडा डालने पर बुलबुले पैदा होते हैं, तो ये तेज़ रफ्तार अमल है। छठा बेरियम क्लोराइड के महलूल में हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा एसिड मिलाने पर सफ़ेद रसूब बनता है, तो ये भी तेज़ रफ्तार अमल है। मज़कूरा बाला मिसालों से हमें समझ में आता है कि बाज़ अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं, यानी अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़ होते हैं, जबकि बाज़ तामुल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वो धीमी रफ्तार से वाक़ होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ तामुलात की शरह मुख्तलिफ होती है। तो देखो बच्चों, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग जो कर रहे हैं, अभी तक आपने ये देखा कि कीमियाई तामुलात कितने किस्मों के हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फ़ास्ट होगा कितना स्लो होगा, यानी उसकी तेज़ रफ्तारी और सुस्त रफ्तारी कुछ बातों पे डिपेंड होती है। कुछ जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से अवामिल हैं, ये सब हमको आगे देखना है कि किन चीज़ों की वजह से उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। चलिए, एक ही तामुल की शराइत बदलने से मुख्तलिफ़ शरह से तामुल हो सकता है। सर्दी में दूध के फटने के बाद इसके दही बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, जबकि गर्मी में ज़्यादा दर्जे हरारत पर दूध से दही बनने के तामुल की शरह बढ़ जाती है और दही जल्दी बन जाता है। कीमियाई तामुल की शरह कौन से अवामिल पर मुनहसिर होती है, अब हम इसका मुताला करेंगे। तब हमको ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स कौन से अवामिल की वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहले देखिए वो है आमिल अशिया की नोयत, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे हम 2 इम्तिहानी नलियाँ फ़र्ज़ कर लेंगे और 2 अलग अलग इसमें कीमियाई अशिया हैं, इसलिए इसके कलर को भी अलग अलग रख लेंगे। चलिए, एल्युमिनियम और जस्त धातुओं का हल्का या हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ तामुल देखेंगे। एल्युमिनियम और जिंक दोनों का हल्का या हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धातुओं के साथ तामुल होता है तो हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। इन धातुओं का पानी में हल पज़ीर नमक बनता है, लेकिन जिंक धात के मुकाबले में एल्युमिनियम धात का तेज़ाब के साथ तामुल जल्द हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक को लाल से, ये जिंक, ठीक है, जिंक, इसमें जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया है, जिंक प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम और HCl। ठीक है, चलिए, तो अब किसकी तेज़ शरह है, जिंक की बनिस्बत एल्युमिनियम तेज़ आमिल यानी रिएक्टिव है। ये ग्रीन वाला एल्युमिनियम ये क्या है, तेज़ आमिल है, इसका रिएक्शन फास्ट होगा। हालांकि आप देखिए ये दोनों भी धातें हैं,
जिंक भी आप देख रहे हैं ये भी धात है और एल्युमिनियम भी धात है, लेकिन एल्युमिनियम से जो रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो तेज़ रफ्तार होगा। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन जिंक, यानी एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तामुल करती है या तेज़ आमिल है। ठीक है, चलिए, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम के तामुल की शरह जिंक के तामुल की शरह की बनिस्बत ज़्यादा होती है। आमिल अशिया की नोयत या तामुली सलाहियत कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। धातुओं की तामुली सलाहियत से मुताल्लिक़ हम फिलजियात, ये फिलजियात यानी हमको एक चैप्टर आने वाला है मेटलर्जी, इसमें धातुओं के बारे में डिटेल रहेगी, तो उस चैप्टर में हम इसकी धातुओं की मुतामुलियत के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ क्या हो गई इसमें हमने देख लिया कि कीमियाई तामुलात की शरह पे जो अवामिल असरअंदाज होते हैं उसमें सबसे पहला है आमिल अशिया की नोयत। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरी चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दूसरा जो आमिल होता है यानी दूसरा जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो है आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। ये सेकंड फैक्टर है, साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हमारी आम ज़िंदगी की मिसाल देता हूँ। अगर आप शक्कर को बारीक पीस के दूध में हिलाएंगे तो वो तेज़ी से हल हो जाएगी, लेकिन शक्कर को आप मोटी मोटी रख के हिलाने की कोशिश करेंगे तो उसको हल होने के लिए देर लगेगी। हालांकि शक्कर का दूध में हल हो जाना ये कोई कीमियाई तब्दीली नहीं है, ये भी एक किस्म की तबई तब्दीली ही है, लेकिन इससे हमको अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझने में बड़ी मदद मिलती है। यानी कि अगर आप शक्कर को बारीक बारीक पीस डालें यानी उसके ज़र्रात की जसामत को कम कर दें तो वो बड़ी तेज़ी से दूध में हल हो जाती है। तो इसी से हम यहाँ पे एक उसूल ये समझते हैं कि आमिल अशिया यानी जो एक दूसरे के साथ अमल कर रही हैं, आमिल अशिया यानी जो एक दूसरे से अमल करती हैं, रिएक्टेंट्स, उनके ज़र्रात की जसामत अगर ज़्यादा हो, बड़े बड़े ज़र्रात हो, मोटे मोटे ज़र्रात हों, तो केमिकल रिएक्शन सुस्त होगा। ठीक है, और अगर ज़र्रात की जसामत कम होगी तो केमिकल रिएक्शन भी तेज़ होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी हुई है, और इस छोटी सी एक्टिविटी में देखिए क्या क्या है आपको। आलात दो, इम्तिहानी नली, तराजू, पैमाइश, उसके बाद पैमाइशी इस्तावाना वगैरह। कीमियाई अशिया कौन सी हैं? शाबादी फ़र्श के टुकड़े। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर लूँ कि पता नहीं क्या किस वजह से यहाँ पे एक ही चीज़ को आपकी किताब में यहाँ पे शाबादी फ़र्श के टुकड़े दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, या इसको खड़ा कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब एक ही चीज़ को यहाँ पे आप देख रही है कि शाहबादी फ़र्श के टुकड़े दे रहा है। ठीक है, और दूसरी मिसाल में कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद और अगली मिसाल में चुनखड़ी दे रहा है। तो ये किताब में तीन अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन आप समझ लीजिए कि शाबादी फ़र्श के टुकड़े, कैल्शियम कार्बोनेट और चुनखड़ी, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ हैं कि तीनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं। केमिकल नाम उसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसे यहाँ पे चुनखड़ी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, शाहबादी फ़र्श, ये तीन अलग अलग नामों से पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए हमारे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। चलिए, कीमिया अशिया, शाहबादी फ़र्श के टुकड़े, शाहबादी फ़र्श का सफ़ूफ़ यानी पाउडर को कहते हैं जो बारीक पिसा हुआ है, हल्काया HCl वगैरह। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट पे HCl डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। सिर्फ हमको ये देखना है कि जब सफ़ूफ़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब इसका पाउडर, यानी जब ज़र्रात की जसामत बहुत बारीक बारीक होती है, पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सूरत में उसका जो रिएक्शन है वो तेज़ रफ्तार होता है। और जब शाहबादी फ़र्श के टुकड़े हम डालेंगे HCl के साथ तो भी ये केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन सुस्त रफ्तारी से होगा। ठीक है, हेंस वी कंक्लूड कि जब ज़र्रात की जसामत बहुत बारीक बारीक होती है तो कीमियाई तामुल तेज़ रफ्तार होता है। तो देखिए यहाँ पे अमल क्या है, दो इम्तिहानी नलियों में मसावी वज़न के शाहबादी फ़र्श के टुकड़े और सफ़ूफ़ लीजिए, यानी दो इम्तिहानी नलियाँ हैं, एक में सफ़ूफ़ है और एक में क्या है, टुकड़े हैं शाहबादी फ़र्श के। दोनों में 10-10 ml हल्काया HCl डालिए। मुशाहिदा कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार तेज़ है या धीमी। ऊपर के अमल के मुशाहिदे से ये बात समझ में आती है कि शाहबादी फ़र्श के टुकड़ों के साथ CO2 के बुलबुले यानी कार्बन डाई
ऑक्साइड गैस इसमें तैयार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, यानी टुकड़ों के साथ, जबकि सफ़ूफ़ के साथ तेज़ रफ्तार से बनते हैं, जैसे हमने अभी देखा है। ऊपर के मुशाहिदात से पता चलता है कि तामुलात की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनहसर होती है। कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है, उनके तामुल की शरह उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो अवामिल हमने अभी देखे हैं। तीसरा जो फैक्टर है जो स्पीड अप होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन, वो है आमिल अशिया का इर्तिकाज़। इर्तिकाज़ यानी देखिए कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इर्तिकाज़ यानी तेज़पन। ठीक है, इर्तिकाज़ यानी तेज़पन को कहते हैं, यानी उसके अंदर जो मजबूती होती है, तेज़पन। हल्काए और मुर्तकीज़ हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ूफ़ के साथ होने वाले तामुल पर गौर कीजिए। अब देखिए, इससे पहले वाला जो हमने एक्टिविटी की थी, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों पे हमने HCl को डाला था और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई थी। ठीक है, तो ये तामुल सेम यहाँ पे भी है, सिर्फ इसमें क्या है कि अब यहाँ पे HCl जो है पहली मरतबा डाइल्यूटेड लेना है हल्काया, और दूसरी मरतबा मुर्तकिज़ लेना है, और फिर आपको डिफरेंस देखना है। तो हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम देखते हैं कि ये सुस्त रफ्तारी से अमल होगा, और मुर्तकिज़ यानी तेज़ तुरशे के साथ जब होगा अमल तो वो जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हल्काए तुरशे के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का तामुल धीमी रफ्तार से होता है। देखिए, हल्काए के साथ, ये जहन में रखना है, और कैल्शियम कार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है। इसके बरक्स मुर्तकिज़ तुरशे यानी एसिड के साथ तामुल जल्द होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। मुर्तकिज़ तुरशे के साथ तामुल हल्काए हुए तुरशे की बनिस्बत जल्द होता है, यानी मुर्तकिज़ यानी तेज़ जो रहता है, जिसके अंदर तेज़पना है, उसे फास्ट हो जाता है। लिहाजा तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज़ के मुताबिक तब्दीली होती है। ये हल्काए जो होता है ये मुर्तकिज़ से ही बनता है। क्या करते हैं, देखिए, ये पानी से भरा हुआ एक बड़ा बीकर लेते हैं और इसमें कांच की सलाख डालते हैं, और कांच की सलाख पे से ख़तरा आहिस्ता आहिस्ता जो है तेज़ यानी कॉन्सनट्रेटेड मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस तरह से पानी में मिलाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पूरी तरह से पानी और एसिड दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये बन जाता है हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तेज़ यानी मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का इस तरह से तरीक़ा है। ठीक है, इसके लिए पानी में तेज़ाब को मिलाया जाता है, तेज़ाब में पानी को नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें अगला जो फैक्टर है तामुल का दर्जे हरारत तामुल का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए, इससे पहले हम एक मिसाल समझेंगे आम ज़िंदगी की। अगर आप गर्म दूध में शक्कर को मिलाते हैं वो तेज़ी से मिल जाती है, उसके बजाय आप ठंडे दूध में शक्कर को मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो सुस्त रफ्तार से होता है। हालांकि जैसे मैंने भी कहा कि दूध में शक्कर का हल हो जाना ये कोई कीमियाई तामुल नहीं है, ये एक तबई तब्दीली है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटी सी रोज़मर्रा की एग्जांपल से हम ये उसूल को समझ सकते हैं कि जब दर्ज हरारत ज़्यादा होता है, दूध गर्म है, जैसे दूध गर्म है तो तेज़ी से शक्कर हल हो जाती है। तो तामुल का जो मामला है, जब दर्ज हरारत ज़्यादा होता है तो उसके रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है, वो भी तेज़ होती है। ये हमको उसूल समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तहलीली तामुल के मुताले के दौरान चुनखड़ी के तजज़िये, चुनखड़ी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तहलील का अमल आपने किया है। इस अमल में बर्नर से हरारत न दी जाए तो चूने का साफ़ पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि तब तामुल की शरह सिफर होती है। गर्म करने पर तामुल की शरह बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड माहसल के तौर पर तैयार होती है। माहसल यानी प्रोडक्ट, पैदावार। इससे ये वाज़े होता है कि तामुल की शरह हरारत पर मुनहसर होती है। हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफ़ा होता है। अब इसका आखिरी फैक्टर यानी कीमियाई तामुलात को तेज़ रफ्तार करने में जो चीज़ों का हाथ होता है, उसमें सबसे आखिरी तमासी आमिल कैटलिस्ट, ये हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करते हैं तो इसकी तहलील बहुत धीमी रफ्तार से होता है।
2 KClO3 इट गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। देखिए इसकी तहलील हो गई ऑक्सीजन में और पोटेशियम क्लोराइड में। ज़र्रात की जसामत छोटी कम करके और तामुल का दर्जा हरारत बढ़ाने पर भी तामुल की शरह में इजाफा नहीं होता, लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 की मौजूदगी में KClO3 की तहलील की रफ्तार तेज़ होती है और O2 ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। इस तामुल में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में किसी किस्म की कीमियाई तब्दीली नहीं होती है। तो तमासी आमिल क्या होता है, देखिए वो ख़ुद तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाता है वो। तो इसकी यहाँ पे तारीफ़ दी हुई है, जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है, लेकिन उस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, उस शय को तमासी आमिल कहते हैं। इसकी आम ज़िंदगी में एक बड़ी मज़ाहिया मिसाल आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो झगड़ों में हिस्सा नहीं लेते बल्कि भड़काते रहते हैं, इसको जाके भड़काएंगे, इसको जाके भड़काएंगे, और जब पूरों के झगड़े लगा देते हैं तो एक बाजू में कोने में बैठ जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। दूसरे लोग जो झगड़े कर रहे हैं उनके कपड़े फटते हैं, उनको ज़ख़म आते हैं, लेकिन ये लोग बड़े सुकून से कोने में बैठते हैं। तो तमासी आमिल को हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि तमासी आमिल जो होता है वो उसमें कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, इट डजंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, और आखिर में ये जैसे कि वैसे बचा हुआ रहता है, इसमें कोई केमिकल तब्दीली नहीं होती है। और उसकी मौजूदगी की वजह से क्या होती है, कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है या तेज़ होती है, तेज़ रफ्तार होती है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे ज़ख़म धोने के लिए हम आम ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की तहलील होकर पानी और ऑक्सीजन बनने का तामुल कमरे के दर्जा हरारत पर बहुत धीमा होता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपको केमिकल ज़ाब्ता मालूम होगा, H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी तहलील हो जाती है। और अमल तहलील क्या है ये हमने डिटेल में देखा है, तहलीली अमल। तो ये इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और पानी तैयार होता है। तो कमरे के दर्जा हरारत पे बहुत धीमा होता है लेकिन वही तामुल मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का सफ़ूफ डालने पर तेज़ रफ्तारी से होता है। तो ये तमासी आमिल हमने स्टडी किया, लास्ट जो फैक्टर था। अब हम डिटेल में समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कीमियाई तामुल जो होता है वो तेज़ रफ्तार कब होता है और उसके पीछे कौन से अवामिल होते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन है आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, इसको कम कर दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमल तकसीद और अमल तहवील, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कई किस्म की अशिया में तकसीद और तहवील का अमल होता है, इसलिए आइए उन तामुलात के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करें। देखिए यहाँ पर 2Mg + O2 इट गिव्स 2MgO, मसावत नंबर 20। C + O2 इट गिव्स CO2। MgH2 इट गिव्स Mg + H2। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2। देखिए तामुल 20 और 21, ये वाला 20 वाला और 21 वाला, इसमें एक आमिल का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है, मिलाप हुआ है इसका। जबकि 22 और 23 में आमिल से हाइड्रोजन गैस खारिज हुई है। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का मिलाप हुआ है, देखिए ठीक है। ये कीमियाई तामुल नंबर 20 और 21 में। 22 और 23 में क्या हुआ, देखिए इसमें हाइड्रोजन खारिज हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे था हाइड्रोजन, ये खारिज हो गया, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे खारिज हो गया है। इससे हमको एक तामुल के बारे में मालूमात मिलती हैं। कौन सा तामुल है, देखिए जिस कीमियाई अमल में मुतामिल आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या जिस तामुल में मुतामिल से हाइड्रोजन खारिज होती है और माहसल बनता है, यानी प्रोडक्ट पैदावार माहसल बनता है, ऐसे तामुल को अमल तकसीद कहते हैं। क्या याद रखना है इसमें, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन खारिज होती है, ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन खारिज होती है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, दोनों अमल एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। किसी अमल में सिर्फ ऑक्सीजन से भी मिलाप हो रहा है, जैसे हम देख रहे केमिकल ये मसावत नंबर 20 और
21 اس میں کیا ہو جا رہا ہے, آکسیجن کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہے, تو اتنا بھی کافی ہے, یہ آکسیڈیشن ہے, یہ عمل تقسید ہے. یا اگر آکسیجن کا ملاپ نہیں ہو رہا ہے, ہائیڈروجن مرکب سے خارج ہو رہا ہے, تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں ہم, یہ عمل تقسید ہے. تو عمل تقسید کو آپ کو سمپلی ایسے یاد رکھنا ہے کہ آکسیجن کا ملاپ ہوتا ہے جس میں یا ہائیڈروجن خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. بعض تقسیدی تعاملات مخصوص کیمیائی اشیاء کو استعمال کر کے کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی دیکھیے, CH3CH2OH, ایتھائل الکوہل کی یہاں پر مثال ہے. دیکھیے اس کا کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے K2Cr2O7 یعنی پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ, یا H2SO4, اس سے حاصل ہوتا ہے ہم کو CH3COH, ایسیٹک ایسڈ ہم کو اس سے حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ ایتھیل الکوہل متعامل کی تقسید کے لیے تیزابی پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ آکسیجن مہیا کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس کو آکسیجن کون مہیا کر رہا ہے, اس کو آکسیجن کون مہیا کر رہا ہے, یہ تیزابی پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ اس کو آکسیجن مہیا کرتا ہے. اس طرح جس شے کے آکسیجن مہیا کرنے سے عمل تقسید واقع ہوتا ہے اسے تقسیدی عامل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آکسیڈیشن کے لیے آکسیجن تو مہیا کرنا پڑے گا, اور جو آکسیجن مہیا کرے گا اسے کہتے ہیں تقسیدی عامل یا آکسیڈنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ یہ والا پورشن آپ کو, ٹھیک ہے, یہ والا بھی آپ کو جو سوالات ہیں یہ بھی کم کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پوٹاشیم پرمینگنیٹ کیمیائی تقسیدی عامل ہے. اب ذیل کا تعامل دیکھیں گے. اب دیکھیے اس تعامل کو ہم کو یہاں سے یہاں تک تھوڑا غور سے دیکھنا ہے, اس سے ہم کو ایک نیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے. وہ اصول کیا ہے وہ سمجھیں گے ہم اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, 2KMnO4 پلس 10FeSO4 plus 8H2SO4, it gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe thrice SO4 plus 8H2O. اس تعامل میں تیزاب کی موجودگی میں KMnO4 کی وجہ سے کس کی تقسید ہوئی؟ دیکھیے تیزاب کی موجودگی میں KMnO4 کی وجہ سے, دیکھیے یہ KMnO4, اس کی وجہ سے تقسید کس کی ہوئی یہ دیکھنا ہے اب ہم کو. تو آپ ذرا غور سے دیکھیے اس کو, تقسید کس کی ہوئی. چلیے FeSO4 کی تحویل Fe2 thrice SO4 یا Fe2SO4 3 میں ہوئی. یہاں پہ تحویل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی, مس پرنٹ ہو گئی, یہاں پہ ہو جانا تھا تقسید ہونا چاہیے تھا, تقسید ہونا چاہیے تھا یہاں پر, تو یہاں پہ تحویل ہوا. آپ اس کو اس مس پرنٹ کو آپ کی کتاب میں سے درست کر لیجئے, تحویل کی جگہ پہ آپ لکھیے تقسید. ٹھیک ہے, چلیے FeSO4 کی تقسید Fe2SO4 3 میں ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ تبدیلی یعنی عمل تقسید کس طرح ہوا. دیکھیے یہاں پہ 2FeSO4 it gives Fe2SO4 3. دیکھیے یہاں پہ کس طرح سے ہوا, یعنی کہ فیرس سے, یہ فیرس سے کیا ہوتا ہے, 3 فیرک تیار ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہاں پر یہ دونوں کا ڈفرنس دیکھیے آپ, تھوڑا سا اس کو کلر بڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلیے اب آیونک تعامل. آیونک تعامل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا تعامل جو آئنوں کے درمیان ہوتا ہے. آئن تو آپ سمجھتے ہیں جب جوہر اپنے کوئی الیکٹران کھو دیتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو اسے آئن کہتے ہیں. آئن کا مطلب آپ کی سمجھ میں آیا. آئنوں کے درمیان جو تعامل ہوتا ہے اسے آیونک تعامل کہتے ہیں. دیکھیے Fe2 plus SO4 2 minus it gives 2Fe3 plus 3SO4 2 minus. اس سے ہم کو دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں گے اس کو اس چیز کو. یہ کیمیکل
ریئیکشن سے یعنی آیونک جو تعامل ہو رہا ہے اسے آپ سمجھیے کہ دیکھیے یہاں پہ جو حاصل ہوا ہم کو، ادھر دیکھیے اس میں بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہے. دیکھیے دو ہم کو حاصل ہوئے، دو فیرک یعنی کہ دو ضرب، ٹھیک ہے. اس نے الیکٹران کتنے کھوئے ہیں؟ ایک. دیکھیے یہ آئرن کا جوہر الیکٹران کھو دیا تو اس پہ یہ پلس کا سمبل آ جاتا ہے، یعنی کہ اس نے 3 الیکٹران کھو چکا ہے اس نے اپنے 3 الیکٹران کھو چکا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں اس میں Na، یہاں پر ایک پلس کی سمبل ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوڈیم کے جوہر نے اپنا ایک الیکٹران کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آئن بن گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لوہے کا یعنی آئرن کا جو جوہر ہے اس نے 3 الیکٹران اپنے کھو دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس پہ یہ جو ہے یہ سمبل آ گیا ہے 3+ کا، ٹھیک ہے نا. آئن کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں. دیکھیے یہ آئن تیار ہوا ہے، یہ ہوا آئن فیرک آئن، ٹھیک ہے نا. اب فیرک آئن تیار ہوا ہے یعنی ایسا آئن جس نے 3 الیکٹران کھو دیے ہیں اپنے. اور کتنے ایسے آئن تیار ہو رہے ہیں؟ 2، ٹھیک ہے. یہ 2 ضرب. چلیے اور یہاں پہ 2 ضرب 3 مساوی ہے 6. یہ والا 3 دیکھیے اس نے 3 الیکٹران کھویا ہوا ہے ایک آئن نے، ایسے 2 آئن تیار ہوئے ہیں تو کل ملا کے دیکھیں یہاں پہ 6 الیکٹران غائب ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہاں پہ 3 سلفیٹ آئن تیار ہوئے ہیں. یہ ملٹیپل، یہ جو ہے ملٹی ایٹمک ہے. دیکھیے آیان ملٹی ایٹمک آیان ہے، یعنی کہ اس میں کئی قسم کے، دیکھیں یہاں پہ سلفر بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ 3 سلفیٹ آئن تیار ہوئے ہیں. اور یہ والا دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے 2 الیکٹران حاصل کیا ہے. ایک سلفیٹ آئن نے 2 الیکٹران حاصل کیے ہیں، اس لیے اس پہ یہ منفی کی علامت ہے. ایسے کتنے حاصل ہو گئے؟ 3 سلفیٹ آئن، ٹھیک، یعنی کہ 3 ضرب یہ 2 کتنے ہو گئے؟ 6. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی 6 الیکٹران کا معاملہ آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی 6 الیکٹران کا معاملہ آ رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ 6 الیکٹران کھوئے گئے ہیں اور یہاں پہ 6 الیکٹران حاصل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آئنک تعامل ہے، یعنی کہ آئنوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ آئن ہے، یہاں پہ لوہے کا آئن ہے آئرن کا، اور یہاں پہ سلفیٹ آئن ہے. یہ آئنوں کے بیچ میں کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ چیز حاصل ہو رہی ہے ہم کو. چلیے اوپر کے عمل میں جو واضح تبدیلی ہوتی ہے اس میں ذیل کے مطابق واضح آئنک تعامل دکھایا جا سکتا ہے. تو جو چیز ہم کو غور کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے فیرس آئن یعنی ایسا آئن جس نے اپنے 2 الیکٹران کھوئے ہوئے ہیں، وہ فیرس آئن تبدیل ہو رہا ہے، کنورٹ ہو رہا ہے کس میں؟ فیرک آئن میں، یعنی کہ جس نے اپنے 3 الیکٹران کھوئے ہوئے ہیں. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے اب یہ واضح آئنک تعامل KMnO4 کی وجہ سے ہونے والا تکسید بھی بتاتا ہے. اس کی تکسید ہوئی، ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے اس کی تکسید کیسے ہوئی؟ تو بہت سمپل چیز ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ اس کو سمجھیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہاں پہ فیرس آئن ہے جس نے صرف کتنے الیکٹران کھوئے ہوئے ہیں؟ 2 الیکٹران کھوئے ہوئے ہیں. وہ تبدیل ہو رہا ہے فیرک آئن میں، یعنی ایسے آئن میں جس نے اپنے 3 الیکٹران کھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے الیکٹران کھونے کی تعداد میں یہاں پہ اضافہ ہو چکا ہے. جب الیکٹران کھونے کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ بھی عمل تکسید ہے. تو اس سے ہم کو عمل تکسید کی نئی تعریف سمجھ میں آتی ہے، یعنی الیکٹران کھونا، 1 الیکٹران یا 2 الیکٹران یا زائد الیکٹران کا کھونا بھی تکسیدی عمل ہے. یہ یاد رہے گا نا آپ کو، الیکٹران کھونا. اور دھاتوں میں کیا خاصیت ہوتی ہے؟ دیکھیے دھاتیں کبھی بھی الیکٹران کھوتی ہیں. دھاتوں میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ دھاتوں کے آخری مدار میں 1 سے لے کے 3 الیکٹران ہوتے ہیں، اور ان میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ الیکٹران کو کھو دیتے ہیں، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں الیکٹران کو. اور ادھاتوں میں جو خاصیت ہوتی ہے وہ الیکٹران کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الیکٹران کو کھونا یہ تکسیدی عمل ہے، ٹھیک ہے.
देखिए फेरस आयन से फेरिक आयन बनता है। देखिए ये फेरस आयन है, इससे क्या तैयार हुआ, फेरिक आयन बनता है। तब मुस्बत बरक़ी बार एक इकाई से बढ़ जाता है, यानी एक इकाई से बढ़ गया। यहाँ पे आप देखिए इसको यहाँ पे मुस्बत बरक़ी बार कितना है, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 3, यानी एक इकाई से बढ़ जाता है। इस अमल के दौरान फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। ये फेरस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, फेरस आयन ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। तब क्या बनता है, वो फेरिक आयन बनता है। इसकी मदद से हमें तकसीदी अमल की एक नई तारीफ समझ में आती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी तकसीदी अमल है। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए कम कर दी गई है। ठीक है, सिर्फ आपको तहवील का अमल ये जहन में रखना है, जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करता है, इस तामुल को तहवील का अमल कहते हैं। इसी तरह जिन तामुलात में आमिल अशिया से ऑक्सीजन निकलती है और हासिल अशिया तैयार होती हैं, ऐसे तामुलात को भी तहवीली अमल कहते हैं। जो शय तहवील के अमल को अंजाम देती है, इसे तहवीली अमल ये कहते हैं। तो अमल तकसीद की हमने जो तारीफ़ समझी थी, अमल तकसीद यानी ऑक्सीजन का मिलाप हो जाना या हाइड्रोजन का खारिज हो जाना, ये क्या है, अमल तकसीद है। अमल तहवील इसका बिल्कुल उलट है। अमल तहवील इसका बिल्कुल उलट है, यानी हाइड्रोजन का मिला, इसको ऐसे करेंगे हम, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का मिलाप होना और ऑक्सीजन का खारिज हो जाना या निकल जाना। आपको एग्ज़ाम में अमल तकसीद और अमल तहवील इन दोनों के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए, ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, इसलिए इसको जहन में रखिए आप। ठीक है, तो हमको जब अमल तकसीद समझ में आ जाता है तो फ़ौरन हमको अमल तहवील भी समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जब सियाह कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, तब सुर्ख रंग के कॉपर की तह हासिल होती है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तामुल में तहवीली आमिल कौन सा है, इसी तरह किस आमिल शय की तहवील होती है। ठीक है, तो आप देखिए ये इसकी अब यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा कलर बदल के, अब इसकी तहवील हुई है। अच्छा, इसकी तहवील हुई कैसा पता चला, इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, ये इसमें से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन का निकल जाना या कम हो जाना ये क्या है, अमल तहवील है। अच्छा, अब तकसीद किसकी हुई, ये इसकी तकसीद हुई इसकी। ठीक है, कैसे क्या तकसीद हुई, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे उसके साथ कौन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, और ऑक्सीजन का मिलाप हो जाना या जुड़ जाना क्या कहलाता है, अमल तकसीद कहलाता है। ठीक है, चलिए इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है, यानी कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है, तहवील होती है, ये हमने अभी देखा है। तब हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर कबूल करता है और पानी बनता है, यानी हाइड्रोजन की क्या होती है, तकसीद होती है, ये हमने समझा है। इसी तरह तकसीदी अमल और तहवीली अमल बैक वक्त अंजाम पाते हैं, यानी दोनों एक वक्त, बैक वक्त का मतलब होता है एक ही वक्त में अंजाम पाना। तो तकसीदी अमल और तहवीली अमल दोनों एक ही वक्त में अंजाम पाते हैं। तकसीद की वजह से तहवीली अमल की तकसीद होती है और तहवीली अमल की वजह से तकसीदी अमल की तहवील होती है। इस नुमायाँ खुसूसियत की वजह से तहवीली अमल और तकसीदी अमल ऐसी 2 इस्तिलाहों के बजाय एक ही इस्तिलाह रेडॉक्स तामुल इस्तेमाल करते हैं। तो रेडॉक्स तामुल जो होता है वो तहवीली तामुल और तकसीदी तामुल दोनों को मिला के होता है, क्योंकि तहवीली तामुल को कहते हैं रिडक्शन, तकसीदी तामुल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को मिला के ये इसका RED शुरू का RED और ये इसके शुरू के OX, ये दोनों मिला के ये ऐसे बन जाते हैं रिडॉक्स तामुल। एग्ज़ाम में आपको इसका मिसाल देकर वाज़े कीजिए वाला सवाल आ सकता है। रिडॉक्स तामुल
کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیجیے. تو آپ یہ مثال لکھ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. آئیے دماغ پر زور دیں. ریڈاکس تعاملات کی مزید مثالیں ذیل کے مطابق ہیں. ان کے تحویلی عامل اور تقسیدی عامل کون سے ہیں, ان کی وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2H2S پلس SO2 سلفر ڈائی آکسائڈ, یہاں پر ہائیڈروجن سلفائڈ ہے اور یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. دونوں کا کیمیائی تعامل ہوا, اس سے حاصل ہوا ہم کو 3S پلس 2H2O. ٹھیک ہے, تو یہ سلفر ڈائی آکسائڈ یہاں پہ تقسیدی عامل ہے. چلیے MnO2 مینگنیز ڈائی آکسائڈ پلس 4HCl اٹ گیوز MnCl2 پلس 2H2O پلس Cl2. یہ مینگنیز ڈائی آکسائڈ یہاں پہ کیا ہے, تقسیدی عامل ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر بات ہے دوسرا جو بچا ہوا رہے گا وہ تحویلی عامل رہے گا. ٹھیک ہے, تقسیدی عمل یعنی الیکٹران کھونا. تو تحویلی عمل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, تقسیدی عمل یعنی الیکٹران کھونا, تو تحویلی عمل اس کا الٹ یعنی الیکٹران حاصل کرنا. الیکٹران حاصل کرنا. چلیے پھر دوسرا سوال. Fe3 پلس کی تحویل ہو کر Fe2 پلس بننا. اس تحویلی تعامل کو الیکٹران علامت کا استعمال کر کے لکھیے. دیکھیے اب اس میں ہوا کیا, دیکھیے Fe, یہ دیکھیے فیرک آیان ہے. اس سے کیا حاصل ہوا ہم کو, فیرس آئن حاصل ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کی تحویل ہو کر حاصل ہوا. ٹھیک ہے, تحویل کیسا ہوئی اس کی, یہ دیکھیے بھائی یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. یہ اس کی تحویل ہوئی. تحویل ہوئی مطلب کیا ہوا, اس نے الیکٹران کو حاصل کیا. الیکٹران کو حاصل کیا, ایک الیکٹران حاصل کیا. دیکھیے پہلے یہ 3 الیکٹران کھو چکا تھا آپ نے, اس لیے یہ Fe3 پلس کا اس میں سمبول ہے. اس نے ایک الیکٹران حاصل کیا جس کی وجہ سے اس پہ کا جو مثبت بار ہے یہ ایک کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور الیکٹران کا جو حاصل کرنا ہے اسی کو کہتے ہیں تحویل ہونا. ٹھیک ہے نا, الیکٹران کا حاصل کرنا. الیکٹران کا کھونے کو کیا کہتے ہیں, تقسیدی عمل. ٹھیک ہے, چلیے تو اس سے ہم کو جو ملا ہے, دیکھیے فیرک آئن سے کیا حاصل ہوا ہم کو, فیرس آئن. تو اس میں ہوا کیا, اس نے الیکٹران حاصل کیا پلس الیکٹران. ٹھیک ہے, اٹ گیوز, بس سمپلی ایسے لکھیں گے آپ, یہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ آپ کا. دیکھیے ذرا سوچئے, گھروں میں ایلومینیم کے برتنوں کی اوپری سطح کی چمک کچھ دنوں بعد کم ہو کر بالکل ماند کیوں پڑ جاتی ہے؟ تو اس پہ دیکھیے اب ہوا کی آکسیجن کے ساتھ اس کا کیمیکل ریئیکشن ہوتا یہ ایلومینیم کا. ٹھیک ہے, اور ایلومینیم آکسائڈ حاصل ہوتی ہے Al2O3. تو ایلومینیم آکسائڈ کی جو تہ ہے وہ تیار ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو چمک ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. چلیے, جوہر یا آئن پر مثبت برقی بار جب بڑھتا ہے یا منفی برقی بار کم ہوتا ہے تب اس کو تقسیدی عمل کہتے ہیں. یہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. اور جب مثبت برقی بار کم ہوتا ہے یا منفی برقی بار بڑھتا ہے تب اس کو تحویلی عمل کہتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ صرف سمپلی لوہا ہے Fe آئرن, اس کی تقسید ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیے یہ اس طرح کی تیر کا نشان ہے ایسا. ٹھیک ہے, جیسے آپ جنرلی ایسے تیر کا نشان دیکھتے تھے ویسا نہیں ہے, یہ تیر کا نشان ایسا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے, یعنی اس سمت میں بھی ہوتا ہے اور اس سمت میں بھی ہوتا ہے. یعنی جیسے کیمیائی تعاملات, یہ کیمیائی تعامل ایسے ہو رہا ہے ویسے ہی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پہ تیر کا نشان اس طرح سے لگایا ہوا ہے آپ کو. چلیے Fe اس کی تقسید ہے FeO. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے یہاں پہ ایک آکسیجن آ کے جڑ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو گیا ہمارے تقسید. اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے اور آکسیجن کا اضافہ ہو گیا, آکسیجن کا اضافہ ہو گیا. یہاں پہ صرف ایک جوہر تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے 3 جوہر ہو گئے آکسیجن کے. تو یہ کیا ہو گیا, عمل تقسید ہو گیا ہے, عمل تقسید. اب یہاں پہ سے الٹا ہو رہا ہے, عمل تحویل. ٹھیک ہے, یہ Fe2O3 سے اگر یہ تیار ہو رہا ہے FeO تو یہ کیا ہے, عمل تحویل. اور اس میں سے اور آکسیجن نکل گیا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے Fe, تو یہ کیا ہے, عمل تحویل. یعنی ادھر جا رہے ہیں تو عمل تقسید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر آ رہے ہیں واپس تو یہ کیا ہے, عمل تحویل ہو رہا ہے. یعنی آکسیجن کا جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے یہ کیا ہے, عمل تقسید ہو رہا ہے. اور
ऑक्सीजन में जैसे जैसे कमी हो रही है तो वैसे वैसे ये अमल तहवील है। ठीक है। और क्या आप जानते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आप पढ़ लीजिए इसको मार्च 2021 के एग्ज़ाम से कम कर दिया गया है इस सिलेबस को, इस पोर्शन को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब लास्ट टॉपिक इस सबक का ताकुल करोजन, यानी धातों का घिस जाना, उनका झीज हो जाना, धातों की उनमें ख़राबी आ जाना, माहौल और वक्त के एतबार से, आब हवा के असरात से धातों का जो घिस जाना है, उनका ख़राब हो जाना है, क्या कहलाता है? ताकुल करोजन। और यहाँ पे आपको एक अमल कीजिए, एक छोटी सी सरगर्मी है। आप देखिए सरगर्मी में जो बताया हुआ है क्या, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए आप 4 इम्तिहानी नलियाँ देख रहे हैं और हर एक में लोहे की कील है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है उबले हुए पानी पे तेल की तह डाल दी हुई, ठीक है ना, और चारों में लोहे की कील है। इसमें जो है नमक का महलूल डाला हुआ है, इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया हुआ है। इसमें खुश्क कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है और इसको कॉर्क फिट कर दिया हुआ है। ये चारों इम्तिहानी नलियाँ इस तरह से। सिर्फ हमको इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि ये जो लोहे की कील डाली हुई है इसमें, तो कौन सी इम्तिहानी नलियों में ज़्यादा झीज होती है या ताकुल होता है या जंग लगता है लोहे की कील को, ये हमको मुशाहिदा करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आलात हैं 4 इम्तिहानी नलियाँ, 4 लोहे की कीलें वगैरह। कीमियाई अशिया, खुश्क कैल्शियम क्लोराइड, तेल, उबलता हुआ पानी वगैरह। अमल क्या है? 4 इम्तिहानी नलियाँ लेकर इन्हें टेस्ट ट्यूब पर रखिए। टेस्ट ट्यूब और इम्तिहानी नली दोनों भी एक ही चीज़ है। हाँ, यहाँ पे ये होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा। टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रखिए। एक इम्तिहानी नली में थोड़ा उबलता हुआ पानी लेकर इस पर तेल की तह डालिए, ये वाली इम्तिहानी नली। ठीक है, दूसरी इम्तिहानी नली में थोड़ा सा ये वाली नमकीन पानी लीजिए। तीसरी इम्तिहानी नली में सिर्फ हवा, ये वाली सिर्फ हवा हो। चौथी इम्तिहानी नली में थोड़ा खुश्क कैल्शियम क्लोराइड लीजिए। अब हर इम्तिहानी नली में एक छोटा कील डालिए। चौथी इम्तिहानी नली को रबरी डॉट, ये वाला रबरी डॉट से बंद कीजिए। चारों इम्तिहानी नलियों को कुछ दिन इसी तरह रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ दिनों के बाद चारों इम्तिहानी नलियों में कीलों का मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नज़र आया? किस इम्तिहानी नली में कील में जंग लगने के लिए पानी और हवा दोनों की ज़रूरत होती है? लोहे के ताकुल में जंग लगने का अमल तेज़ रफ्तारी से होता है। क्या आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेडॉक्स तामुलात का मुशाहिदा किया है? नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे इन चारों इम्तिहानी नलियों के बारे में। चलिए ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलिए यहाँ पे ये चूँकि देखिए तेल की तह थी इसमें ऊपर, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जबकि जंग लगने के लिए क्या चाहिए? पानी और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पानी तो मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से इसमें जंग कम लगेगा। देखिए नेक्स्ट दूसरी इम्तिहानी नली में आप देखिए कि इसमें ये खुली है, यानी ऑक्सीजन इसमें जा सकती है। जैसे आप जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन जज्ब हो सकती है, तो ये खुली हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा जंग लगेगा। पानी तो मौजूद है और ऑक्सीजन भी जा सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, यानी ज़्यादा जंग। उसके बाद तीसरा, इसमें देखिए अब पानी मौजूद नहीं है, हवा तो है, ऑक्सीजन जा सकती है इसको, लेकिन दूसरी जो चीज़ है जंग के लिए ज़रूरी वो पानी है, वो पानी इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तीसरी इम्तिहानी नली में भी जंग कम लगेगा। ठीक है। फिर चौथी इम्तिहानी नली आप देख रहे हैं, इसको रबर का डॉट लगाया हुआ है। ये हवा इसमें मौजूद है और इसमें हवा में की जो नमी है यानी पानी है, उसको कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है? जज्ब कर रहा है। इसलिए इस इम्तिहानी नली में भी बहुत कम जंग लगेगा। तो कुल मिला के क्या देखे हमने? इसमें कम जंग, इसमें ज़्यादा जंग, इसमें कम जंग और इसमें भी कम जंग। पता क्या चला? सिर्फ ये वाली दूसरी जो इम्तिहानी नली है उसमें ज़्यादा जंग लगेगा।
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए, नई 2 पहिया सवारियाँ 4 पहिया सवारियाँ आपको चमकदार दिखाई देती हैं, लेकिन जब पुरानी सवारियों को देखते हैं तो इनकी चमक मांद पड़ जाती है। उनकी धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख रंग की ठोस तह जमी हुई नज़र आती है। इस तह को जंग कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। देखिए, इससे पहले पूछा हुआ है एग्ज़ाम में एक मरतबा कि जंग का कीमियाई ज़ाब्ता डैश 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 है, तो आप लिखेंगे Fe2O3H2O। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन की लोहे की ऊपरी सतह से तामुल से नहीं बनता, बल्कि जंग बरक़ी कीमियाई तामुल से तैयार होता है। लोहे की ऊपरी सतह पर कुछ हिस्से मुस्बत बरक़ी बार वाले और कुछ मनफी बरक़ी बार वाले होते हैं। देखिए, अब जंग लगने का जो प्रोसेस है इसको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से जंग लगता है। देखिए, मुस्बत बरक़ी बार के हिस्से में मुस्बरे पर Fe की तकसीद होकर Fe2+ तैयार होता है। देखिए, ये लोहा है, ये लोहे का जौहर है ये, और ये तैयार हुआ है फेरस आयन, यानी कि इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए, तो क्या तैयार होगा ये वाला Fe2+। मनफी बरक़ी बार के हिस्से में मनफरे पर O2 की तहवील होकर पानी बनता है। ये O2 यानी ऑक्सीजन, अब उसकी तहवील हुई। देखिए, हाइड्रोजन का मिलाप हो उसका, ठीक है, 4H+ AQ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या हासिल होता है 2H2O, यानी ऑक्सीजन था और लास्ट में हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिला, पानी मिला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहले ये देखिए आप, यानी कि पहले तामुल में हुआ क्या, Fe की तकसीद हुई और ये तैयार हुआ Fe2+, और यहाँ पे आप देख रहे O2 की तकसीद हुई और पानी बना। ठीक है। नेक्स्ट, जब Fe2+ आयन मुस्बत बरक़ी बार से मुंतकिल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में तकसीद का अमल होकर Fe3+ आयन बनता है। अब देखिए, ये Fe2+ था और अब क्या बन जाएगा, ये Fe3+, यानी तकसीद का अमल होगा, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन और मज़ीद खोने वाला है वो, और क्या बन जाएगा वो Fe3+। देखिए, Fe3+ आयन से गैर हल पज़ीर सुर्ख रंग का हाइड्रस ऑक्साइड आबी बनता है जो ऊपरी सतह पर जमा होता है, यही जंग कहलाता है। देखिए, यहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन दी हुई है आपको, 2Fe3+ प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe2O 3H2O प्लस 6H+, यानी कि 6 हाइड्रोजन आयन हमको इससे हासिल होते हैं। ये इस पे थोड़ा सा डबल से गौर कीजिए आप। फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से धातुओं की तकसीद होती है और नतीजतन इनकी झीज होती है। इसे धातुओं का ताकुल गलना कहते हैं। धातुओं का ताकुल किसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछ सकता है। धातुओं के ताकुल को किस तरह से रोका जाता है, ये भी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछता है। देखिए, लोहे को जंग लगता है और इस पर सुर्ख रंग की तह जमा होती है, ये लोहे का ताकुल है। ताकुल एक संगीन मसला है, इसका मुताला हम अगले सबक में करेंगे। फिर ये पोर्शन, ये सवाल आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम से कम कर दिया हुआ है, लेकिन आप इसको देखिए। स्याह हो जाने वाले चांदी और पीतल के बर्तनों की सब्ज़ माइल सतह किस तरह साफ़ करते हैं। सब्ज़ी माइल सतह यानी सब्ज़ी यानी हरा, माइल यानी हरे की तरफ माइल, यानी थोड़ा थोड़ा हरी, तो ऐसी सतह को साफ़ किस तरह से करते हैं। तो देखिए, इसको सिरका है, लीमू है, ठीक है, सोडा है, इमली है, इस जैसी अशिया से इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है। नागवार बू सड़ांद, रैंसिडिटी, जब पुराना बचा हुआ तेल हम ग़िज़ाई अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इससे नागवार बू आती है। अगर ऐसे तेल में अनाज पकाए तो इस ग़िज़ा का जायका बदल जाता है। जब तेल या घी लंबे अरसे तक रखा जाता है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक रह जाती हैं तब हवा से इनकी तकसीद होकर इसमें नागवार बू पैदा हो जाती है। साइंसी वजूहात में ये सवाल आपको पूछता है, देखिए, कि लंबे अरसे तक, ज़्यादा अरसे तक रखी हुई तेल की चीज़ों में सड़ान पैदा हो जाती है या नागवार बू पैदा हो जाती है। तो ये आप इसका जवाब यहाँ पे से लिखेंगे।
جن غذائی اشیاء کی تیاری میں تیل یا گھی کا استعمال کرتے ہیں تو اسے سڑان یا ناگوار بو سے محفوظ رکھنے کے لیے ضد تکسیدی عامل اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہوا بند ڈبے میں رکھنے سے بھی غذا کی تکسید کا عمل دھیما کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سڑان سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی آپ کو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ آ کے ہمارا یہ جو چیپٹر ہے تیسرا کیمیائی تعاملات اور مساواتیں یہ مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔